नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर जी द्वारा रचित कवित्व। रीतिकाल के जो कवि होते हैं उनकी रचनाओं में रीतिकाल की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, तो पद्माकर जी द्वारा रचित कवित्व में भी वो विशेषताएं देखने को मिलेंगी। खास बात जो होती है रीतिकाल की, एक तो सबसे पहली है कि रीतिकाल की जितने भी कविताएं हैं वो छंदबद्ध रचनाएं हैं, और जो छंदबद्ध रचनाएं होती हैं उन्हें हम लय के साथ गा सकते हैं। तो यह विशेषता इस कवित्व में हमें देखने को मिलेगी। दूसरी बात जो इसमें है, खास बात है कि इसमें वसंत ऋतु का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। वसंत के आगमन पर प्रकृति में, मनुष्यों में और पक्षियों में क्या क्या परिवर्तन होता है, यह सब इस कवित्व में हमें देखने को मिलेगा। तो आइए हम इस कवित्व को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इसे लय के साथ गा सकते हैं, तो मैं आपको इसे गाकर बताती हूँ। और भांति कुंजने में गुंजे रते भीड़ भौरे, और डोरे छोरने पे पौराने के हुए गई। कहे पद्माकर सु और भांति गलियाने, छलिया छबीले छले और छवि छे गई। और भांति बिहगे समाज में आवाज होते, ऐसे ऋतुराज के नाम आज दिन दे गए। और रसे और रीते और रागे और रंगे, और तने और मने और बने हुए गए। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं कि इन शब्दों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैसे संक्षिप्त रूप में शब्द परिचय लिखा हुआ है। ये पूरा कवित्व ब्रज भाषा में है, इसलिए इसमें ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इस शब्द की बहुत बार आवृत्ति हुई है, बार बार ये शब्द आया है, और इसका अभिप्राय है और ही प्रकार का, कुछ अलग ढंग का। हम सामान्य रूप में जैसे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे कुछ अलग प्रकार का। कुंजन यानी झाड़ियों में, भीड़ भौर यानी भौरों का समूह, छैल छबीले छैल यानी सुंदर नव युवक। आइए हम इस कवित्व में भी देख लेते हैं एक बार पुनः। कुछ शब्द वहां पर नहीं आए हैं। भांति यानी प्रकार से, कुंजन अभी हमने देख ही लिया, झाड़ियों में, गुंजरत यानी गुंजन करते हैं, भीड़ यानी भीड़, भौर यानी भौरे, डौर यानी डालियां, झौरन यानी झुंड, बौरन बौर होते हैं। जैसे आम के पेड़ पर आप सभी ने देखा होगा कि आम का फल आने से पहले फूलों का एक गुच्छा सा बन जाता सफेद सफेद, उसे बौर कहते हैं। हो गए यानी हो गए। कहे पद्माकर यानी पद्माकर कवि कहते हैं। गलियान यानी गलियां, छलिया छबीले छैल, ये नवयुवकों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। बिहग आप सभी जानते हैं, पक्षी। ऋतुराज ये शब्द आया है वसंत ऋतु के लिए, कि वसंत को ऋतुराज कहा जाता है, सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो हम इसका भावार्थ देखते हैं। जैसे कि हमने पहले ही ये बात जान ली है कि इस पूरे कवित्व में वसंत के आगमन पर क्या क्या परिवर्तन है उसका वर्णन किया गया है। जब वसंत ऋतु आती है तो क्या परिवर्तन होता है कि और भांति यानी कुछ अलग प्रकार से, जैसी प्रकृति हमें दिखाई देती है उससे कुछ अलग प्रकार से, जो हमारे झाड़ियां हैं, छोटे छोटे वृक्ष हैं जिनकी ऊंचाइयां ज्यादा नहीं है लेकिन उनके पत्ते घने होते हैं, वहां पर क्या हो गया है, भौरों के भंवरे जो हैं उनके झुंड के झुंड कुछ अलग ही प्रकार से, प्रतिदिन जैसी आवाजें करते थे उससे अलग प्रकार से कुछ गुंजन करने लग जाते हैं। और डौर छोरन पे पौरन के हो गए, और आम के जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, उनकी डालियों पर
बौर के झुंड दिखाई दे रहे हैं। पद्माकर कवि कहते हैं कि ना केवल पेड़ और भौरे बल्कि जो गलियां हैं, रास्ते हैं, उनमें भी परिवर्तन हो गया है। क्या परिवर्तन हो गया है? जो नव युवक और युवतियां हैं वो सुंदर सुंदर तरह के वस्त्र पहन करके बन ठन के गलियों में डोल रहे हैं, घूम रहे हैं और उनके अंदर प्रेम की भावना भी उत्पन्न हो गई है। ना केवल मनुष्य बल्कि पक्षी समाज में भी प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई है और वो भी मधुर स्वर में गा रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दे गए। कवि पद्माकर कहते हैं कि अभी इस ऋतु को आए हुए बहुत ही थोड़ा समय हुआ है, 1 ही 2 दिन बीते हैं इस ऋतु को आए हुए और इतने कम समय में भी इतने परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। गलियों में नवयुवक युवतियां दिखाई दे रही हैं, भौरे अलग प्रकार से गुंजन कर रहे हैं, पेड़ जो है फूलों से लद गए हैं। ये सारे परिवर्तन हो गए हैं, जबकि अभी वसंत ऋतु आए हुए सिर्फ 2 दिन ही बीते हैं। और रस और रीत और राग और रंग और तन और मन वन है गए। ना केवल प्रकृति में, पक्षियों में, बल्कि समाज में जो रीतियां हैं उनमें भी परिवर्तन हो गया है। चारों तरफ प्रेम का रस घुल गया है, नए नए प्रकार के गीत लोग गाने लगे हैं। वृक्षों पर, पेड़ों पर, पौधों पर नए नए पत्ते, फूल आ गए हैं, इसलिए नए नए रंग दिखाई देने लग गए हैं। और इन सब परिवर्तनों का परिणाम यह हुआ कि सबके शरीर, मन, तन, मन सब कुछ नए तरह से प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं। और मनुष्य क्या, वन जंगल भी प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं, सजे संवरे बने ठने से नजर आ रहे हैं। और ये सब परिवर्तन कब हुआ? बहुत ही थोड़े समय में यह परिवर्तन हुआ है। कवि पद्माकर कहते हैं कि अभी तो 2 ही दिन बीते हैं और इतना सब कुछ सुंदर हो गया है, मनमोहक हो गया है। अगर और ज्यादा दिन बीतेंगे तो क्या हाल होगा। अब जैसे कि सबको मालूम है कि जब हम किसी भी रचना को पढ़ते हैं तो उसका दूसरा पक्ष भी देखते हैं। जैसे कि अभी हमने भाव पक्ष देखा है, अब हम इसका सिर्फ सौंदर्य भी देखते हैं कि इसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि ये वाला पहला जो पॉइंट है विशेष का, वो मैंने पहले ही बताया था कि वसंत ऋतु का मनमोहक वर्णन किया गया है। और दूसरा है कि इस कवित्व की भाषा ब्रज भाषा है। ये भी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि पूरे कवित्व में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस कवित्व में गेयता है तथा संगीतात्मकता है। मैंने जैसे कि आपको गाकर बताया है कि इसमें गेयता है। इस कवित्व में प्रकृति का चित्रात्मक वर्णन हुआ है। अब चित्रात्मक वर्णन क्या होता है? जिसको पढ़ के हमारे आंखों के सामने एक चित्र नजर आने लगे, समझ लीजिए कि यही चित्रात्मक वर्णन है। आपको क्या दिखाई दिया? भौरों के झुंड आंखों के सामने आ गए, है ना, और पेड़ों पर आम के बौर नजर आ गए, पक्षियों का गाना समझ में आ गया, नवयुवक युवतियां भी दिखाई दे रही हैं। ये क्या है? सारे एक चित्र बनाते हैं, तो इसमें चित्रात्मक वर्णन भी है। और अब इसमें ये भी देखते हैं कि अलंकारों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर है। मैं एक उदाहरण बताती हूँ, जैसे भीर भौर, छलिया छबीले छैल, ये इन पर क्या है? यहाँ पर भा की वर्ण की आवृत्ति है और यहाँ पर छा वर्ण की आवृत्ति है। और जहाँ पर कोई वर्ण बार बार आता है तो वहाँ क्या होता है? सभी बच्चे समझ गए होंगे, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें बहुत ही सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये एक कविता का पूर्ण होता है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है
मास्क पहनना है और सामाजिक दूरी भी बनाकर रखनी है। धन्यवाद।